नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन क्यों दिया, क्यों एक बार फिर दहला थाना गांधी पार्क क्षेत्र और एएमयू के कितने छात्रों ने कंबाइंड जियो साइंटिस्ट परीक्षा पास की। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। उनका कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। मुख्य अभियंता भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कई वर्षों से कर्मचारियों के साथ छलावा किया जा रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों के द्वारा अल्टीमेटम देते हुए एक मांग पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है। डिमांड सब आपके सामने डिस्कस हो ही गई अभी नहीं, ये सब बता दी हमने। ये आपको सब मालूम है, खुल के बात हुई, सब आप भी सुन रहे थे। किस तरह की समस्या रखी है लोगों ने अपने आपके सामने जो जिस तरह की? वो तो आप सुन ही रहे थे अभी। वो तो हम सुन ही रहे हैं, वो आप भी तो बता दीजिए। बस अब मैं एक्चुअली मीडिया में ज़्यादा बाइट देता नहीं हूँ, मेरी शुरू से आदत रही है। देखिए, ये मांगें जो चल रही हैं हमारी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। कोई विभिन्न तरह की मांगें हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला पॉइंट उसमें था कि जो 5% क्लरिकल से जो जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए जो प्रमोशन होने थे, वो 3 साल से अभी तक नहीं हुए। उसके अलावा हमारी जो ज्येष्ठा सूची, जो सीनियरिटी लिस्ट है, वो हमारी जारी होनी थी, 2019 में जारी हुई थी। उसके बाद अभी तक वो जारी नहीं हुई है। तो बार बार हमने कई बार जो है बीच में भी हड़ताल करी थी, लेकिन आश्वासन देने के बाद हमने अपनी स्थगित की हड़ताल और वापस ली कि आपके काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन अभी पिछली बार भी करी थी हमने, उसमें कार्यरत जारी हुआ था। लेकिन मसला ये बन गया है कि इस वक्त जो है सिर्फ कर्मचारी समस्याओं को लेकर के प्रमुख अभियंता की ना तो चीफ यानी मुख्य अभियंता सुनते हैं, ना अधीक्षण अभियंता सुनते हैं, और ना उनकी जो है अधिशासी अभियंता सुनते, क्योंकि बिल्कुल एक तरह से तानाशाही रवैया एकदम इख्तियार कर रखा है कर्मचारियों के मामले में। अभी यहाँ पर जो है नवंबर में उसके स्थायीकरण के क्रमांक, वो स्थायीकरण की सूची जारी करी थी, लेकिन कनिष्ठ सहायकों की छोड़ दी गई, वो आज तक जारी नहीं हुई है। अभी 2 दिन जो है काली पट्टी का अभियान रहा था, 2 दिन जो है कलम बंद हड़ताल, लेकिन आज जो है यहाँ पर मुख्य अभियंता कार्यालय पर हम लोग धरने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तक हमारी मांगों को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। धरना कब तक चलेगा और डिमांड नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति? देखिए, धरना हमारा अभी जो 3 दिवसीय धरना था, लेकिन कल जो है प्रमुख अभियंता महोदय से हमारे प्रांतीय नेतृत्व की जो है बैठक हुई है 2 चरणों में। तो उन्होंने ये अनुरोध किया कि आप जो है इस वक्त जो है G20 का इन्वेस्टर वाला, वो ग्लोबल इन्वेस्टर का मसला चल रहा है, तो जिससे जो है प्रदेश की छवि धूमिल होगी, विभाग की भी होगी। तो आप किसी भी तरह से इसको आप वापस ले लीजिए फ़िलहाल के लिए, और आपकी समस्याओं को हम जो है अभी 20 दिन में पूरी कंप्लीट कर देंगे, जो भी उनका निस्तार कर दिया जाएगा। तो ये प्रांतीय नेतृत्व ने जो इस वक्त जो फैसला लिया है, वो ये लिया है कि आज हम 1 दिवसीय यहाँ पर धरना देने के बाद आज हम ज्ञापन देंगे अपने मुख्य अभियंता महोदय को। अगर हमारी जो है ज्येष्ठा सूची जारी नहीं होती है, स्थायीकरण हमारे अगर नहीं जारी होते हैं, और आवास की सबसे बड़ी समस्या है कि कासगंज, एटा, अलीगढ़ और हाथरस, यहाँ पर खंडीय सहायकों की कम से कम जो संख्या है वो 150 के आसपास है, लेकिन कहीं पर भी आवास की बहुत बड़ी समस्या है, आवास नहीं है। कासगंज में है, कासगंज में 25 लोगों की संख्या बल है खंडीय सहायकों का, वहाँ पर सिर्फ 4 आवास हैं विभागीय। अलीगढ़ में 80 लोग हैं, 80 लोगों में सिर्फ 6 आवास हैं जो विभागीय आवास हैं। एटा में सिर्फ 4 आवास हैं, जहाँ 32 की संख्या है, और हाथरस में 28 की संख्या है, वहाँ पर सिर्फ 4 आवास यानी 2 आवास हैं। यानी ये स्थिति है वहाँ पर। अगर डिमांड आप इस तरीके से नहीं पूरी होती तो अगर ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है, हमने 24 तारीख तक का हमने टाइम दिया है, अगर 24 तारीख तक हमारी कोई डिमांड ये नहीं मांगी जाती और इस पर कार्रवाई, अगर आवास के मामले में एस्टीमेट अगर नहीं प्रेषित किए जाते, कई खंडों से नहीं लेते हैं, तो 25 दिसंबर से यानी 25 फरवरी 2023 से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और साथ ही प्रमुख अभियंता यानी महोदय की होगी, क्योंकि जब तक ये हमारी मांगें नहीं मानेंगे उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद खान है, क्षेत्रीय महामंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दबंगों का मनोबल हर रोज बढ़ता नजर आ रहा है। यही कारण है हर रोज गोलीकांड जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में इलाके की पुलिस नतमस्तक नजर आ रही है। गोलीकांड जैसी वारदातों को लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों की अगर बात कही जाए
तो स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। अब देखना ये होगा कि गोलीकांड जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी आखिर कब तक जेल की चार दीवारों के पीछे पहुंच पाएंगे। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सौरभ प्रताप सिंह बूढ़ा कटवाड़ी से हूँ। अच्छा, ये भाई कौन है? मेरे भाई हैं ताऊ के लड़के हैं। क्या नाम है इसका? राजू उर्फ रणजीत सिंह। पापा जी का नाम? राजवीर सिंह। अच्छा, क्या हुआ इनके साथ? इनको एक कृष्णा नाम से लड़का है सिनौली से, उसने गोली मार दी है। 2 उसके साथ हो रहे हैं। अच्छा, अन्य लोग हैं। तो थाने गए थे? हाँ, थाने गए हैं। थाने से यहाँ भेजा उपचार के लिए? उपचार के लिए यहाँ भेजा है। तो वजह क्या थी, गोली क्यों मार दी? पता नहीं, ये तो समर पर बैठे थे, हम तो लोग भाग के पहुँचे वहाँ पर। अच्छा, आप लोग यहाँ लेके आए उपचार के लिए? हम यहाँ लेके गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम रोशन। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा 2022 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के 8 छात्रों का चयन भूविज्ञानी और जल भूविज्ञानी के पदों पर हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में काम करने के लिए भूवैज्ञानिकों के रूप में चुने गए छात्रों में मोहम्मद तनवीर अहमद, अलमास आफरीन, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद आतिफ राजा, गुलाम आसिफ और अबूजार कमाल हैं। इनके अलावा केंद्रीय भूजल बोर्ड में हाइड्रोलॉजिस्ट के पद पर रमेश मेहदी और मसरूल इस्लाम का चयन हुआ है। जी, मेरा नाम मोहम्मद तनवीर अहमद है और हमारा सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू ये कंडक्टेड एग्ज़ाम है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। तो इसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑल इंडिया रैंक 10th भी है। इस डिपार्टमेंट में हम लोग रिसर्च कर रहे थे और बहुत टाइम से हम लोग तैयारी कर रहे थे इसके लिए। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों का मेंस क्वालिफाई हुआ था बट इंटरव्यू में नहीं हो सका था। तो इस ईयर जो है हम लोग फाइनली सेलेक्टेड हुए हैं और इसमें ये मेनली जो है वो इस पोस्ट का नाम है सेंट्रल जियोलॉजिकल सर्विस और ये एक कैडर बेस्ड पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसमें बेसिकली हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कैसे एक्सप्लोर करना है और इकोनॉमिकली इंडियन गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा पहुंचाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत इसके लिए तैयारी की, बहुत कोशिश की। 10 घंटे 12 घंटे हम लोगों ने पढ़े हैं पर डे के हिसाब से और माशाल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग है हम लोगों की। घर पे भी सब लोग बहुत खुश हैं, डिपार्टमेंट में बहुत खुश हैं। चेयरमैन साहब जी, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है और इस तरह से इतनी बड़े यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसको समझता हूँ। और वक्तन फ़वक्तन हम लोग अपने जूनियर्स को भी इसके लिए गाइड करते रहते हैं। अब तो बहुत सारी कोचिंग्स भी है और ऑनलाइन भी हम लोग गाइड करते रहते हैं अपने जूनियर्स को और वो लोग भी पूछते रहते हैं हमेशा हम लोगों से कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो इस तरह से फजल से हम लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है इसमें, इस एग्ज़ाम में। और पिछले 2 सफ़र है और ये एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सिमिलर है सिविल सर्विस के हिसाब से, क्योंकि इस एग्ज़ाम को भी यूपीएससी कंडक्ट करती है और सेम प्रोसीजर है। जिस तरीके से सिविल सर्विस में प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन और फिर फाइनल 3rd स्टेज में इंटरव्यू होता है, वही सेम प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया है। पहले हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ, फिर जो है मेंस हुआ और उसके बाद फाइनली हम लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी थी और काफ़ी स्ट्रगल से ये भरा हुआ था। बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड्स हैं, 10 घंटे 12 घंटे जो है पढ़ना पड़ता है इसके लिए। काफ़ी स्टैंडर्ड्स बुक्स को फॉलो करनी पड़ती हैं और ये इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको डिपार्टमेंट से इसका पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। टीचर्स की गाइडेंस होती हैं, तो हमारे जो डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं इनका पूरा सपोर्ट है हमारे ऊपर। क्लास के नोट्स भी इम्पोर्टेंट हैं और टीचर्स की जो क्लास के लेक्चर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो सारे टीचर्स का इसमें रोल है, स्पेशली जो हमारे इरफान मंडल साहब हैं और चेयरमैन साहब हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। स्पेशली मंडल साहब ने हम लोग को बुला करके इसके लिए गाइड किया था कि आप कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है इस एग्ज़ाम का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंटरव्यू में कट जाते हैं। वो प्रिलिमिनरी और मेंस तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनका क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंटरव्यू की गाइडेंस आपको अच्छे से मिल जाए तो आप उसमें ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सर ने हम लोगों को बुला करके तकरीबन 3-4 घंटे उन्होंने प्रॉपरली गाइड किया, हम लोगों को गाइड किया कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। तो उसका मेरे लिए उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला और मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत कॉन्फिडेंस आया और जिसकी वजह से फाइनली मैं जो है इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ है।
जी फीलिंग अच्छी है, खुश हैं, घर वाले भी सब खुश हैं और लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। और आगे भी हम लोग जो है डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से कांटेक्ट में रहेंगे और हम लोग प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को। और इंशाल्लाह आगे भी इस साल वैकेंसी बहुत अच्छी है तो आगे भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। सर, किस तरह का ये बच्चों का सिलेक्शन है, कितनी बड़ी कामयाबी है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर कुमर फराहिम खान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, बहुत खुशी के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट से 8 स्टूडेंट्स कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्ट हुए हैं फाइनली। और ये एग्ज़ामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराती है और ये पिछली साल ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है जिसमें डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर स्टूडेंट्स होते हैं और ये यानी होता रहता है, ये कंडक्ट कराती रहती है यूपीएससी। और ये जो कुछ हुआ है ये स्टूडेंट की मेहनत और फैकल्टी मेंबर्स की गाइडेंस और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का कोऑपरेशन और सपोर्ट का नतीजा है। इसकी वजह से डिपार्टमेंट में बहुत खुशी का माहौल है और बाहर से भी मुबारकबाद के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। स्टूडेंट खुशी में मिठाइयाँ खिला रहे हैं और सब लोग इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। डिपार्टमेंट के लिए ये एक बहुत यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है प्लेसमेंट का और इस प्लेसमेंट से डिपार्टमेंट की प्रोफाइल बहुत बढ़ती है, रैंक बढ़ती है, पॉइंट्स बढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी की भी रैंक में इससे फ़र्क पड़ता है। तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है ये और ये स्टूडेंट की मेहनत का नतीजा है। मुलाजमतों का सर जिस तरह से प्रोग्राम है, हाँ, किस तरह से कितना इम्पोर्टेंट है इसलिए? और आजकल जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोजीशन है, अच्छी पोजीशन क्लास 1 ऑफिसर की, वो ज़रा मुश्किल से मिलती है। तो उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे स्टूडेंट का और हमारे डिपार्टमेंट के स्टाफ का बहुत बड़ा इसमें यानी कोऑपरेशन है और उनका कंट्रीब्यूशन है। और हम डिपार्टमेंट जो है ना स्टूडेंट्स के लिए हर किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और आइंदा फ्यूचर में भी डिपार्टमेंट हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करता रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महोत्सव में सिंगर अजय हुड्डा ने अपने हरियाणवी गायकी से लोगों का दिल जीत लिया। अजय हुड्डा सपना चौधरी और अंजलि राघव जैसे लोकप्रिय हरियाणवी सितारों के साथ काम कर चुके हैं। सिंगर से पहले अजय हुड्डा आर्मी में थे, बाद में हरियाणवी सिंगिंग में एक मुकाम बनाया। किसान आंदोलन के समय अजय हुड्डा द्वारा गाए गए गानों को लेकर दिल्ली पुलिस ने 2021 में एफआईआर दर्ज किया था। 2021 में किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करते हुए उन्होंने जिंदाबाद किसान और मोदी जी हम दिल्ली आएंगे गाना गाया था और किसान आंदोलन का समर्थन किया था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां शादी समारोह में शामिल होने जा रहे कार सवारों की टैंकर से भिड़ंत हो गई। इस दौरान टैंकर में टक्कर होते ही 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाका पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अपनी दुकान पर थे, पीछे से हम दुकान बढ़ा ही रहे थे, तभी ट्रक आ रहा था, पीछे से ये गाड़ी वालों ने उसमें ठोक दिया तो ट्रक खींचता हुआ यहाँ तक लेके आया है। कितने लोग थे गाड़ी में? 5। किसी की मौत हुई? हमें तो सारे ही ख़त्म दिख रहे थे रात, तो हॉस्पिटल ले जाके पता पड़ा है कि 2 बच रहे हैं अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार। कौन सी जगह की घटना है ये यहीं के मोहरानी पेट्रोल टंकी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अल्पसंख्यक आयोग अनीता जैन की अध्यक्षता में बुधवार को जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी तृतीय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्मिता सिंह बैठक में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने चिकित्सा विभाग में संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में थाना कारसी के अंतर्गत 3 तलाक के 2 प्रकरण संज्ञान में लाए गए, जिनका निस्तारण सदस्य द्वारा तृतीय को निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गए।
जनपद में संचालित मदरसों के प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ बैठक में सभी मदरसा संचालकों द्वारा शैक्षणिक कार्य में आ रही समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर सदस्यों द्वारा जल्द ही समस्याओं के निस्तारण के प्रति आश्वासित किया गया। बैठक में शकील अहमद प्रबंधक मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। समीक्षा बैठक रही, किसने मदरसों को कितने कमियां बताई, क्या रहा खास आज खास ये रहा कि अव्वल तो ये मीटिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि इसमें कम से कम मदरसे बोर्ड के जो भी स्कूल्स हैं उनके जो प्रिंसिपल हैं या उनके जो मैनेजर हैं उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मौका हमें मिला और हमने जो भी परेशानियाँ थी वो रखें। मदरसों की वाकई इतनी परेशानी है कि अगर इन्हें हल किया जाए तो बरसों इन्हें हल करने में लग जाएंगे। मुख्य समस्या सबसे बड़ी ये है बच्चों की जिन स्कूल को एड मिल रहा है, जिन मदरसों को एड मिल रही है, वहाँ की सैलरीज़ की प्रॉब्लम आती है। सबसे ज़्यादा सैलरी की प्रॉब्लम इन लोगों की रहती है और उसमें महीनों के क्या कभी कभी साल भी लग जाता है। 6 साल बता रहे हैं कि सैलरी नहीं मिली, ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्डिंग्स जो हैं वो लगभग ख़त्म होती जा रही हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये है जगह की, जगह इनके पास इतनी नहीं होती है, छोटी सी जगह लेकर ये अपने मदरसे चलाते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ फाइनेंस, अगर फाइनेंशियल एड मिलती रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से तो ये मदरसे अच्छी तरीके से चलते रहेंगे। किस तरह का आश्वासन मिला मैडम ने बहुत आश्वासन दिए हैं और उम्मीद ये लग रही है कि हम अगर अपनी प्रॉब्लम्स को सलीके के मैडम के साथ मैडम के सामने रखेंगे तो प्रॉब्लम मदरसों की सॉल्व हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बात की है हम लोगों से, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छी तरीके से बात की है और लगता है कि वो सिर्फ इसीलिए आई थी कि मदरसों की जो समस्याएं उनका समाधान हो। जैसे किस तरह की मीटिंग रही, क्या समस्या रही? मीटिंग से बढ़िया रही। मैडम ने जो भी बताया अल्पसंख्यक के फ़ायदे के लिए बताया, मदरसों के फ़ायदे के लिए बताया मैडम ने। इसमें वो बस इतना कहा कि अच्छी समस्या क्या सामने आई आपके मदरसे? नहीं, हमने तो आधुनिकरण के लिए आए थे। हमारे जो मदरसे चल रहे हैं आधुनिकरण के लिए, मैडम से हमने रखा है, प्रस्ताव रखा है कि हमारी 6 साल से सैलरी नहीं आई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया था मैडम को। मैडम ने कहा आश्वासन दिया है कि देखते हैं आगे क्या होता है। कैसे चल रहा? 6 साल की सैलरी नहीं आई तो यूपी गवर्नमेंट ने हमें 3000 रुपये देती है, उससे चल रहा है। वैसे तो बच्चों की फीस आती है 50-100 रुपये आ जाती है, उससे चलाते हैं। तो फीस मदरसों में जो बच्चे फ्री पढ़ाने की बात है तो फीस कहाँ से? नहीं, थोड़ी सी ले लेते हैं ना, मजबूरी लेते हैं। 100 रुपये बच्चे को ज़्यादा थोड़ी है, पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। टीचर तो और भी तो प्राइवेट टीचर थे, गवर्नमेंट ने 3 टीचर दे रखी है ना किसी को, बस इससे ज़्यादा कहाँ है टीचर। जो बच्चों से फीस भी ली जाती है भाई, थोड़ी सी ली जाती है, कोई वही खर्चा कहाँ से निकलेगा? बिल्डिंग है, बिजली है, लाइट है, ये तो थोड़ा बहुत तो निकालना पड़ता है। सब बच्चों से थोड़ा बहुत तो सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिलती? नहीं, सरकार द्वारा उसके आधुनिकरण के अलावा कोई मदद नहीं है। केवल यही चलती है, बस आधुनिकरण ही मिलता है 3 टीचरों को ओनली। क्या मदरसा चलाने के बाहर की फंडिंग की व्यवस्था? कोई नहीं, ऐसी फंडिंग कोई बात नहीं कही। सबको तो इत्तेफाक वाले लोगों ने कहा था फंडिंग से ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं से कोई पैसा नहीं आता। केवल सिंपल जो भी पैसा आता है सब हम अपने स्तर से ही करते हैं। हम सब लोग बच्चों से फीस लेकर ही थोड़ा बहुत फीस लेते हैं। 50 रुपये किसी से, किसी 50 भी है, किसी से 50 रुपये, किसी से 100 रुपये, से ज़्यादा नहीं है कहीं भी। जैसा कि आयोग की आज बैठक है और सरकार ने अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए और बेहतर शिक्षा के लिए जो योजनाएं दी हैं, जो बेहतर शिक्षा के लिए मदरसों के माध्यम से हम अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका आधुनिकीकरण करते हैं, बेहतर शिक्षा मिल सके। एक हाथ में कंप्यूटर हो बच्चे के, एक हाथ में कुरान हो, ऐसी सरकार की नीति है। वो अपने धर्म की भी शिक्षा ले सकें और जो इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान इनकी भी शिक्षा ले सकें। और इसलिए आधुनिकीकरण किया जा रहा है कि इस मदरसे से भी निकल के बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS बन सके और बेहतर शिक्षा हो सके। क्योंकि जिस परिवार में एक अधिकारी, एक शिक्षित व्यक्ति हो जाता है, उस परिवार का अपने आप विकास हो जाता है। सरकार द्वारा मैडम जिस तरह की कराई गई थी उसमें क्या कहेंगे? सरकार द्वारा अभी मैंने मदरसों के संचालक महोदय को बुलाया था। उन्होंने कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, हम लोग NCERT की बुक देते हैं, मिड डे मील देते हैं, उनको यूनिफॉर्म देते हैं, जो अभी प्रॉपरली कुछ महीनों से नहीं आ पा रही है। उन्होंने मुझे समस्या बताई है और जल्दी इसका समाधान होगा। मैडम, जिस तरीके से अभी आपके द्वारा बात की, जहाँ पर चर्चा में रहा कि जो मदरसे जब पे संचालित है उनको फंडिंग की बात आ रही थी, क्या बाहर की फंडिंग से मदरसे चलते हैं क्या? नहीं, बाहर की फंडिंग से कोई मदरसा नहीं चल रहा है। जो हमारे यहाँ से उनको सैलरी दी जाती है, बस जी विभाग से दी जाती है वो सैलरी,
और जो आधुनिकीकरण का पैसा, इंफ्रा के लिए जो पैसा आता है वो सब सरकार से आता है, बाहर से कोई फंडिंग नहीं की जा रही है। लेकिन आपके पदाधिकारियों द्वारा कहा गया इस चीज़ को लेकर कि हमारे पास नहीं, कहने की बात अलग से होती है, लेकिन अभी प्रमाणित तो कुछ है नहीं। वक्फ बोर्ड से लेकर किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेकर? देखिए, वक्फ बोर्ड के लिए एक अलग चेयरमैन बैठे हुए हैं, उनका एक अलग डिपार्टमेंट है हमारे उसी में ही अल्पसंख्यक में। और कुछ शिकायतें आई थी मेरे पास कि कुछ ज़मीनें कुछ लोग बेच रहे हैं, तो उसके लिए अभी जांच का विषय है, वो आयोग में जांच पड़ी हुई है, उसमें जो निर्णय हो जाएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। मैडम वही जैसे आपने बताया कि जैसे ही यहाँ समस्या उठाई गई है मुझे मदरसों के अंदर कंप्यूटरों की व्यवस्था नहीं है, तो किस तरह के कंप्यूटर? सारे मदरसों के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एक मदरसों के पास जो कंप्यूटर नहीं है, उन्होंने मुझे आज समस्या बताई है अपनी, और वो जल्दी ही अगले सेशन से सारे मदरसे कंप्यूटराइज होंगे, उनमें सीसीटीवी सब में लगा हुआ है। और 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, तो बहुत अच्छे मदरसे चल रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।